नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की, बात होगी अमेठी से चुनाव लड़ने वाली अटकलों की, बात होगी इरफान सोलंकी पर मंडरा रहे खतरे की, बात होगी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की, उनके फातेह में पहुंचने की खबर की, और अंत में बात होगी भारतीय जनता पार्टी के धुआंधार जनसभाओं की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कई प्रकार के लोक लुभावने वादे भी उसमें किए गए हैं। इसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सेना के जवानों के लिए भी बढ़ चढ़कर वादे दावे किए गए हैं। इसके अलावा कई नियमों को बदलने की भी बात उसमें की गई है। इसके अलावा संवैधानिक संस्थाओं को भी आज़ाद करने और उसको मजबूत करने की भी बात कही गई। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी 3 बातों को भूल गई और तीनों में उसने यू टर्न लिया। सबसे पहली बात यह है कि जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग अक्सर कांग्रेस पार्टी खुद ही किया करती थी, इस घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली को बरकरार कर दिया गया। दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे बड़ी बात की गई वो ईवीएम। ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर रही, लेकिन घोषणा पत्र में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि यू टर्न लिया है। उसमें सीधे तौर पे कहा गया कि ईवीएम से ही चुनाव कराया जाएगा, लेकिन वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची मतदाता के हाथ में दी जाएगी और वो उस पर्ची को फिर एक सील बॉक्स में डाली जाएगा और फिर उसके बाद उसकी का भी मिलान ईवीएम से किया जाएगा। इसे हाइब्रिड चुनाव कहा गया। बहरहाल ये किस प्रकार का चुनाव होगा और कितना सार्थक होगा और कितना ज़मीनी हकीकत हो पाएगी इस चुनाव की, ये तो उसी वक्त जानकारी हो सकेगी जब कांग्रेस सरकार में आवे। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है पीएमएल जो एक्ट है उसको भी समाप्त करने की बात कही गई थी, जिसमें 6 महीने तक जमानत नहीं होती। उसके बारे में भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि अगर उसकी सत्ता आती है तो इस धारा को इसको ख़त्म किया जाएगा, लेकिन उसे घोषणा पत्र में इसका कोई भी स्थान नहीं दिया गया। मैं कांग्रेस पार्टी जो घोषणा पत्र है इसको देखना ये हो कि इसका कितना असर आम मतदाताओं पर पड़ता है और क्या चुनाव में इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। बात किया जाए अ, अमेठी और रायबरेली, ये दोनों ही ऐसी सीटें हैं जिसको गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है और कहा जाता है कि शुरुआती दौर से ही यहाँ पे गांधी परिवार के सदस्य ही चुनाव लड़ते हुए चले आ रहे हैं। रायबरेली से सोनिया गांधी जो कि सांसद थी, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके पीछे उन्होंने फिर सेहत को बताया और फिर वो राजस्थान से राज्यसभा में पहुंच गई। अब सवाल उठता है कि रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ेगा कौन, क्योंकि राहुल गांधी ने बीते दिनों ही केरल के वायनाड से दोबारा नामांकन किया और वहाँ उनके नामांकन में जन सैलाब भी उमड़ पड़ा। हालांकि उन्हें जवाब देने के लिए स्मृति ईरानी जरूर पहुंची, लेकिन उनके रोड शो में ही सन्नाटा छाया रहा। बहरहाल इन सब के बीच स्मृति ईरानी लगातार अ, दावा करती रहीं, कहती भी रहीं कि राहुल गांधी के अंदर अगर हिम्मत हो तो वह अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। अब जो बात सामने आ रही है उसने स्मृति ईरानी को हिला कर रख दिया है और स्मृति ईरानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी उत्पन्न हो गई। बात की जा रही है, ये बात कही जा रही है कि जिस दिन वायनाड में मतदान होगा उसी दिन वो वहाँ से सीधे अमेठी पहुँचेंगे और वो नामांकन करेंगे। तो अब ऐसे में जो अंदर की बातें हैं, जो सूत्रों की बातें हैं, उसमें यही है कि जिस दिन वायनाड में नामांकन मतदान होगा उसी दिन अमेठी में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो ऐसे में ये सूत्रों के अनुसार बात कही जा रही है कि 2 बजे तक राहुल गांधी वायनाड में रहेंगे या 1 बजे तक। उसके बाद सीधे वो विशेष विमान से पहुंचेंगे अमेठी और वहां पहुंचकर वो नामांकन करेंगे। ये बात जब अमेठी पहुंची तो वहां की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी को इंतजार है कि राहुल गांधी अमेठी पहुंचे और वहां पहुंच कर वो नामांकन करें। वहां की जनता का कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ नामांकन कर दें, जिताने का कार्य हमारा। जब से ये बात सामने आई तब से स्मृति ईरानी के चेहरे पे चिंता की लकीरें भी उत्पन्न हो गई, उनकी बोलती भी बंद हो गई और जो अभी तक लगातार लड़का रहे थे उनका लड़काना भी बंद हो गया है, क्योंकि अब उन्हें अपनी सीट बचाने के ज़्यादा अब उनके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। रही बात रायबरेली के, तो रायबरेली से या फिर प्रियंका गांधी या फिर उनके पति वाड्रा के चुनाव लड़ने की संभावना बढ़ गई। हालांकि एक इंटरव्यू में वाड्रा ने चुनाव लड़ने से इनकार भी नहीं किया था।
बात किया जाए इरफान सोलंकी की, जो कि विधायक हैं और उनके ऊपर कई प्रकार के केस भी दर्ज हैं। उनके आरोप उन्होंने लगाया कि उनका योगी सरकार एनकाउंटर करा सकती है, उनको मरवा सकती है। और ये आरोप उन्होंने प्रेस के सामने आके कहा है, उस समय जब उनको हाईकोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था। बहरहाल ये तो आरोप प्रत्यारोप है, तो चलता रहेगा ही। बात किया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धुआंधार लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और हर जगह वो 400 पार का नारा भी इस बार बुलंद कर रहे हैं। लगातार अपने उपलब्धियों को गिना रहे हैं। उनका कहना है कि 10 वर्ष में भारत जो है विकसित देश की श्रेणी में शामिल होने के करीब पहुंच गया। उनका कहना यह भी है कि आगे आने वाली सरकार, यदि उनकी दोबारा सरकार बनती है, तो इस बार भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। बहरहाल उनका दावा, उनका वादा कितना सार्थक होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Yeah.